हेलो स्टूडेंट, वापस आपके लिए लेके आया हूँ बहुत ही खूबसूरत सा व्याकरण का टॉपिक है जिसका नाम है अशुद्ध वाक्य को शुद्ध करिए। देखो, परेशानी क्या आती है कि हिंदी व्याकरण रचना को हम बहुत ही आसान समझ लेते हैं। मैंने ज्यादातर स्टूडेंट को देखा है जो 8 9 10 11 12 तक हिंदी को जो अपनी राष्ट्रभाषा है उसको बहुत ही लाइटली लेते हैं, भाई हो जाएगा कर लेंगे। एंड देन जब लास्ट आता है तो ऐसे ही कुछ टॉपिक है जिसका नाम है अशुद्ध वाक्य को शुद्ध बनाना, वो नहीं हो पाता है। तो चलो आज कोशिश करते हैं कि आपकी ये प्रॉब्लम को मैं किस तरह से सॉल्व कर सकता हूं। एंड यहाँ पर हमारे जीवन के अंदर ऐसे कौन से अशुद्ध वाक्य है जो आजकल में शुद्ध लग रहे हैं, और वो अशुद्ध वाक्य को आज हम समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर आप पिक्चर्स को देखो एंड साइड में जो आपको हिंदी में लिख के दिया है, चलो उसको देखते हैं और समझते हैं। क्या लिखा है पिक्चर में? यहाँ पेशाब करना मना है। बाजू में नीचे लिखा है, हाँ जोर से लगी हो तो आप कर सकते हो। इंसानियत अभी भी जिंदा है, यानी कि इंसानियत अभी मरी नहीं है। देखो, ये सारे जो हमारे संदेशे होते हैं, और ये जो संदेश होते हैं वो अलग अलग व्हाट्सएप के अंदर, इंस्टाग्राम के अंदर, हर जगह पर विज्ञापन के एडवर्टाइजमेंट में दिखाई देते हैं। क्या लिखा है आप यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पेशाब करना मना है। पकड़ गए यानी तो गार्ड को दे दिया जाएगा, यानी आपको पनिश किया जाएगा। अब इसको कैसे लिखना होता है? यहां पेशाब करना मना है, पकड़ने पर सजा दी जाएगी। अब कुछ हमारे जो बहुत ही प्रतिभाशाली व्यक्ति होते हैं वो उसका इस्तेमाल करना भी बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। देखो, एक और सेंटेंस होता है, यहां गंदगी ना फैलाए, ऐसा करने वालों पर जुर्माना लगा जाएगा। अब ये वाला न को इधर की साइड में लगा देते हैं, है ना। देखो सेम है, यहां गंदगी फैलाए, ऐसा न करने वाले पर जुर्माना लगाया जाएगा। तो सार्वजनिक जगह के ऊपर कुछ ऐसे हास्यास्पद वाक्य जो हमारे बहुत ही प्रतिभाशाली व्यक्तित्व वाले कलाकार जो स्टूडेंट होते हैं या व्यक्तित्व होते हैं, वो कुछ ऐसे कार्य करते हैं एंड वो ऐसे हमारे मन के अंदर घर कर लेते हैं कि हमें ऐसा लगता है यार हम तो शुद्ध ही बोल रहे हैं, परंतु एक्चुअली ये अशुद्ध है। और ये परेशानी कब आती है, एक और देखते हैं। क्या पूरे देश से दहेज प्रथा खत्म होनी चाहिए, ये प्रश्न है। ये चित्र बहुत अच्छा है। कभी कभी शादी के अंदर और पारिवारिक समारोह के अंदर हम ज्यादातर ऐसे शब्द का इस्तेमाल करते हैं कि हम तुम्हें बेटी देना चाहते हैं पर दहेज थोड़ा देना पड़ेगा। अब इसका सही वाक्य क्या है? हम तुम्हें अपनी बेटी देना चाहते हैं, दहेज की आवश्यकता नहीं। ऐसी अशुद्धियां कभी कभी हंसी मजाक का कारण भी बन जाती है। और एक एग्जांपल लेते हैं, फिर सीधे चले जाते हैं हमारे व्याकरण ग्रंथ के अंदर। ऐसा होने का कारण क्या है? हम फिल्में देखते हैं, टेलीविजन के ऊपर, है ना, इंटरनेट पे आजकल वेब सीरीज चलती रहती है एंड बहुत सारे मीम देखते रहते हैं। और इस मीम के अंदर अलग अलग बोली होती है, शब्द होते हैं, और ऐसे हमारे मन के अंदर वो घर कर जाते हैं कि हमें लगता है यही सही है। और यही कारण है कि हम तुमको देख लिए तो समझो हमारा दिल फुल हो गया, है ना, हमें अच्छा लगा और हमने उसको सहज स्वीकार कर लिया। परंतु सही क्या है? मैंने तुम्हें देखा तो मेरा दिल खुश हो गया। किसी क्षेत्रीय बोली होते, जैसे गुजरात है, पंजाब है, बिहार है, वहां के कुछ लोग जो हिंदी बोलते हैं वो कभी कभी इस तरह से बोलते हैं कि उसकी बोली उसके अंदर चली जाती है, हिंदी भाषा नहीं बोली चली जाती है। तो ऐसे हमारी गलतियां होती है। और यहां पर हमें अशुद्ध वाक्य को कैसे शुद्ध करना है, तो चलो शुरुआत करते हैं और समझते हैं क्या होता है। सबसे पहले टॉपिक को ध्यान में रखो, भाषा के अंदर अशुद्धियां कहाँ कहाँ होती है। तो सबसे पहले यहां पर क्या लिखा है? वर्ण यानी कि लेटर, शब्द यानी कि वर्ड, एंड वाक्य यानी सेंटेंस। ये तीन जगह पर अशुद्धियां होती है और वो एक निश्चित नियम होता है, उसके हिसाब से निकालना है। अब क्यों है? क्योंकि हम जो भाषा लिखते हैं, जैसे आगे चलकर आप वकील बन गए तो वहां पर ये भाषा नहीं चलेगी। अगर आपको किसी को इनविटेशन का कार्ड संदेशा भेजना है और अगर आपने ईमेल करना है बड़ी सी कंपनी के अंदर, आप जॉब पा रहे हो, आप बॉस हो, तो कितनी सारी गलतियां आएगी और हो जाएगा अर्थ का अर्थ, यानी कि पैसों का नुकसान तो होगा, मान सम्मान का भी नुकसान होगा। जो प्रयोग मानक स्वरूप से भिन्न है वो क्या है? अशुद्धि है। और यही वाक्य रचना की अशुद्धि का मुख्य कारण क्या है? तो ये तीन कारण है। व्याकरण के नियम को सही तरह से हमें जानना पड़ेगा। अतः हमें बोलना या लिखने के समय इस बात का ध्यान रखना है कि हमारे द्वारा जो कुछ भी कहा गया है या फिर हम जो लिख रहे हैं वो बिल्कुल कैसा होना चाहिए? नंबर तीन, स्पष्ट, सार्थक और व्याकरण की दृष्टि से शुद्ध होना चाहिए।
तो देखो, यहां पर आपको मैंने बताया कि अशुद्ध वाक्य को शुद्ध करने का पर्याय मतलब क्यों जरूरी है। तो आपको एक नोटबुक पेन लेना है और यहां पर साइड में हमेशा मैं कुछ चीजें देता रहूंगा, तो आपको इसको नोट डाउन करते रहना है। जैसे सबसे पहले आप नोट डाउन क्या करोगे, ये भाषा के वर्ण, लेटर, शब्द तथा वर्ड यानी कि वाक्य आदि के प्रत्येक स्तर को कुछ ऐसे निश्चित नियम होते हैं जिसको हम अशुद्ध वाक्य में से शुद्ध वाक्य करना कहते हैं। ठीक है, क्लियर है। तो ये आप लिखते रहिए, जो साइड बाय साइड यहाँ पर आता है बस आप उसको नोट डाउन करिए, आपका अशुद्ध वाक्य रचना शुद्ध होता रहेगा। हम साथ में उदाहरण भी देंगे, एग्जाम्पल देंगे, तो आपको ज्यादा अच्छी तरह से समझ में आएगा, है ना। तो हमने यहाँ पर आपके लिए कुछ नियम बनाए हैं और वो नियम है कुछ 8। एक तो एक निश्चित क्रम में लिखना पड़ेगा, दूसरा कि कर्ता और क्रम के बीच में कौन कौन से वर्ड आते हैं उसका एक फिक्स जगह होती है, वहां पर ही रखना पड़ेगा। स्थल के बारे में कैसे बताएं, प्रश्नवाचक में क्या करें, क्रिया विशेषण कैसे लिखे, और पद जो होते हैं दो वर्ड उसके बीच में क्या तर्क संगतता होती है, नकारात्मक शब्द कैसे लिखे और आग्रह वाले कैसे लिखे। तो इसके बारे में चलो जानते हैं लाइन वाइज, वन बाय वन। एंड सबसे पहले शुरुआत करते हैं कि वाक्य में प्रयुक्त होने वाले अलग अलग जो पद होते हैं उसका एक निश्चित क्रम होता है, फिक्स जगह होती है, और वहां पर ही हमेशा आपको लिखना चाहिए। अगर गलत जगह पर आप लिख देते हो तो ये गलत माना जाता है, ये हमेशा आपको याद रखना है। ठीक है, तो वाक्य में सबसे पहले कौन आता है, तो कर्ता आता है। कर्ता के बाद कौन आता है, कर्म आता है। तो चलो वहां से हम शुरुआत करते हैं, कर्ता, कर्म एंड लास्ट में कौन है, तो क्रिया। एग्जांपल लेते हैं, जितेंद्र क्रिकेट खेलता है। तो जितेंद्र भाई साहब क्या हो गए, हमारे कर्ता हो गए, एंड क्रिकेट क्या है, कर्म हो गया। जितेंद्र खेलता है, महेंद्र खेलता है, बस सीमा खेलती है ना। तो याद रखना है, जैसे कर्ता होता है ऐसी क्रिया होती है, एंड कर्ता के बाद कर्म होता है। बस ये हो गया आपका बहुत ही इजी वाला पहला नियम। ठीक है, दूसरा नियम क्या है, कर्ता और कर्म को छोड़कर शेष कारक प्रायः कर्ता और कर्म के बीच में स्थित होते हैं। अब आपको पता है कर्ता ने कर्म को करण से, है ना। तो ये जो हमारे होते हैं कारक, तो कारक को मैं समझते हैं, कारक क्या है। जैसे सबसे पहले बात करें, संप्रदान का एग्जांपल लेते हैं। माँ अपने पुत्र के लिए खाना बनाती है। ठीक है, अब देखो, अपने पुत्रों के लिए, तो जब देने का कार्य जिस पे आया, एक होता है लेने वाला और एक होता है देने वाला। तो देने वाला कौन हो गया, तो कि माँ हमारी देने वाली हो गई। तो एक लेने वाला कौन है, तो कि पुत्रों के लिए। तो के लिए शब्द के आगे जो होता है ना, वो हमेशा संप्रदान होता है। यहाँ पर संप्रदान कौन है, पुत्रों है। तो एक सही जगह पर, यानी आपको याद रखना है, के लिए के आगे आपको संप्रदान मिलेगा और संप्रदान के पीछे हमेशा के लिए इस्तेमाल करना है, याद रखना है। ठीक है, तो ये जगह फिक्स है उन लोगों की। दूसरा है करण। करण के अंदर कौन से वर्ड आते हैं, तो के द्वारा या से आता है, जिसको हम इंग्लिश में थ्रू कहते हैं, है ना। तो माताजी चाकू से फल काटती है ना। तो चाकू हमारा कर्ण है, पर कर्ण कैसे पता चला, क्योंकि उसके आगे यानी कि से लिखा है या फिर द्वारा लिखा है। तो ये दोनों आपको याद रखना है। तो चाकू उसके बाद से आना चाहिए और से के आगे जो है वो चाकू है, चाकू हमारा करण है। तो ये फिक्स जगह पर सारे वर्ड होने चाहिए। तीसरा क्या है, पेड़ से पत्ते गिरते, अलग होने का भाव, उसको अपादान कहते हैं। जैसे कि महेंद्र स्कूल से घर गए, तो कहां से गए, तो कि स्कूल से गए, अलग होने भाव, स्कूल से घर जाने का भाव। तो यहां पर जो से है ना वो अलग करता है, और यहां पर जो से है ना वो थ्रू के इस्तेमाल से, दोनों में से का इस्तेमाल होता है पर दोनों अलग अलग है, ये आपको खास याद रखना है। और इस टॉपिक को कहते हैं क्या, अपादान। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, तो कि अधिकरण। अधिकरण में क्या आता है, में एन पर, आपको याद ही है ना। तो लड़के मैदान में क्रिकेट खेल रहे हैं, तो में के आगे मैदान है और मैदान के बाद में है। ये साथ में आने चाहिए, बाजू बाजू में आने चाहिए। अगर ये अलग कर दिया तो आपकी वाक्य में अशुद्धि आएगी। थोड़ा हार्ड लग रहा है, टफ लग रहा है, नो डाउट, पर एग्जाम्पल याद रखोगे तो ज्यादा अच्छी तरह समझ में आएगा। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्या है, कुछ स्थलों के अंदर कारक कर्म के बाद भी प्रयुक्त किए जाते हैं। जैसे कि राकेश ने, राकेश हमारा करता है, मनमोहन को सिर से पैर तक देखा, है ना। तो यहां पर आप देख सकते हो राकेश करता है,
किसको देखा? तो कि मोहन को देखा है। तो कहीं कहीं पर कारक कर्म के बाद भी इस्तेमाल किया जाता है, ये आपको याद रखना है ना। आगे आपका जो बाजू में मैंने आपको दिया है ना ये भाई साहब, ये आपको बार बार देख रहे हैं, वो इसलिए देख रहे हैं कि आप नोट्स लिख रहे हो कि नहीं लिख रहे हो। ये 3 टॉपिक अच्छी तरह से लिखते रहिएगा। आपको टॉपिक लिखते रहोगे तो आपको बहुत ही अच्छी तरह से अशुद्ध समझ में आएगा, और ये आपको 8 9 10 11 12 तक सपोर्ट करने वाला है, और आने वाले समय के अंदर जीवन में भी सपोर्ट करेंगे। तो नेक्स्ट वाला टॉपिक क्या है? प्रश्नवाचक पद वह शब्द है जो किसी शब्द को व्यक्त करने के लिए, वापस से, प्रश्नवाचक पद वह शब्द है जो किसी प्रश्न को व्यक्त करने के लिए उपयोग में लाया जाता है। यह प्रश्न के विषय में ठीक पहले आता है। कहां आता है? पहले आता है। एग्जाम्पल देखेंगे, आइडिया लग जाएगा। नंबर 1, कौन सा लड़का किताब पढ़ रहा है? देखो कौन एक प्रश्नवाचक है, और लड़के के हिसाब से बोला गया है, इसलिए उसको कौन को पहले रखा गया है। ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल है, क्या तुमने खाना खा लिया? क्या प्रश्नवाचक है, पर तुमने से पहले लिया है, याद रखो, है ना। तीसरा, किस विषय पर चर्चा हो रही है? तो किस, यानी विषय की बात हो रही है, तो विषय से पहले किस, तुमने, क्या, लड़का, कौन। तो ये आपको याद रखना है कि प्रश्नवाचक जो पद होता है हमेशा आगे लिया जाता है। ठीक है ना। चौथा है, क्यों वह विद्यालय नहीं गया? क्यों, यानी कि गया के हिसाब से, तो जहां पर जाने की बात है उससे पहले हमेशा क्यों का इस्तेमाल किया जाता है। ये लास्ट में नहीं होता है, वह विद्यालय नहीं गया क्यों, ऐसा नहीं होता है। ठीक है। तो आप जो ये अगर लिखते हो तो आपकी गलतियां मानी जाएगी, अशुद्ध मानी जाएगा, है ना। विषय पर चर्चा हो रही है, किस विषय पर, ये बोलना थोड़ा अजीब है, गलत है। ठीक है। अजीब वाली चीजें हमारी अशुद्ध में आएगी। नेक्स्ट है क्रिया विशेषण। जो क्रिया यानी कि वर्ब की जो विशेषता बताता है, हम उसको क्रिया विशेषण कहते हैं, और वो सदैव कहाँ आना चाहिए? विशेषण क्रिया से पहले आता है। ठीक है। जैसे चलना है, पर चलना कैसे है? तो कि धीरे धीरे चलना है, क्रिया की विशेषता है। दौड़ना है, पर कैसे? तेजी से दौड़ रहा है, तो दौड़ने से आगे आया। तो हमेशा विशेषण, कोई भी चीज आगे की साइड में आती है, यहाँ पर जो भी क्रिया है उसके आगे विशेषण लगाया गया। तो ये हो गए हमारे 4 पॉइंट हो गए। चलो 5वें पॉइंट पे चलते हैं। 5वां पॉइंट क्या है? तो क्रिया में विभिन्न पदों के बीच में तर्क, लॉजिकली बातें होनी चाहिए, इनलॉजिकली नहीं होनी चाहिए। देखो पहला आप देखोगे ना तो इजीली आपको आइडिया आएगा। छात्रों ने गुरुजी को एक फूलो, अब फूलो तो बहुवचन है भाई, तो यहाँ पर एक फूलो कैसे हो सकता है? राइट आंसर क्या बनेगा? फूलों की एक माला दी, माला एक है, फूल तो बहुत सारे हैं। दूसरा एग्जांपल लेते हैं, यहां शुद्ध गाय का दूध मिलता है, आई एम सॉरी, यहां पर दूध आएगा। तो शुद्ध गाय है, परंतु दूध अगर खराब है तो चलेगा? नहीं चलेगा भाई, हमें शुद्ध दूध चाहिए, है ना। नेक्स्ट टॉपिक क्या है? न या नहीं, ये नकारात्मक अर्थ है, तो हमेशा पहले इसका क्रिया से पहले इस्तेमाल करना है। शिक्षक महोदय घर पर मिलेंगे? नहीं, आगे आगे लगाओ, है ना। शिष्य क्षमा मांगोगे? नहीं, आगे लगाओ, है ना। तो आपको न अवयव का प्रत्यय अंत में आता है, याद रखो। नहीं जो है वो हमेशा क्रिया से पहले, जबकि न अवयव है वो अंत में। चलोगे ना आगे, तुम भी जाओगे ना, तो न पीछे, नहीं आगे, दो लोग आगे रहते हैं, एक बंदा पीछे रहता है। क्लियर है? तो ये हो गए हमारे अलग अलग टॉपिक। इसके अलावा भी टॉपिक है जो आपके किसके हिसाब से होगा? अन्वय संबंधी होगा। तो अन्वय संबंधी का हम दूसरा पार्ट बनाएंगे, और एक तीसरा पार्ट होगा, इसको हम अन्य नियम बताते हैं। तो 3 पार्ट में डिवाइड बनाएंगे, और इसके कारण से अन्वय वाला इसके बाद वाले पार्ट में होगा, तो जरा उसको भी देखते रहेगा। तब तक मुझे आज्ञा दीजिए। आपका दोस्त, आपका मित्र, आपका गुरु महेंद्र जोशी। थैंक यू वेरी मच।